डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा जन्म कुंडली के एक ऐसे भाव या घर के बारे में जिसको कि मतलब कि लगभग हर कोई व्यक्ति सिर्फ उसको बुरा ही बताता है, गलत बताता है और इसके बारे में बहुत डेंजरस चीज़ें बताता रहता है। लेकिन मेरे जो खुद के प्रैक्टिकल में आया है और जो व्यक्तिगत जो जीवन है उसको मैंने जो कुंडली और ज्योतिष से जोड़ करके जो रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स देखे हैं और रियल लाइफ में ये ज्योतिष कैसे काम करता है उस चीज़ को समझा है, तो उसी के आधार पर आज प्योरली अपने प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर मैं बात करूंगा। और मैं बात कर रहा हूं जन्म कुंडली के 8वें घर के बारे में। इस जन्म कुंडली के 8वें घर को हर कोई व्यक्ति आपको बोलता हुआ मिल जाएगा कि दुखों का, पीड़ा का, परेशानियों का भाव है ये। और ये जाहिर सी बात है कि वो है भी, लेकिन इसका जो ब्राइट साइड है, जो इसका पॉजिटिव साइड है, उसके बारे में भी तो चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों ही पहलू अवश्य होते ही हैं। तो इसीलिए सिर्फ इस घर की सिर्फ शैतानी शक्तियों के बारे में बता देना ये तर्कसंगत बात नहीं है। इसका जो दैवीय शक्तियाँ हैं उसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा विस्तार से डिटेल में अच्छे आराम से मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका एक बहुत ही सुंदर पहलू, इसका जो रियल लाइफ में जो लागू होता है, अप्लाई होता है, ये कैसे काम करता है। तो इसको बहुत ध्यान से और आराम से इसको सुनिएगा और समझिएगा। और साथ ही मैं आपको 8वें घर की जो रेमेडीज़ उपाय हैं वो भी बीच बीच में बताते जाऊंगा। और एक एनर्जी शिफ्ट टेक्निक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस टेक्निक को एनर्जी शिफ्ट टेक्निक क्यों कहता हूं। क्योंकि इसके नाम से ही एनर्जी शिफ्ट टेक्निक, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक नेगेटिव एनर्जी जो हमारे लिए नेगेटिव प्रभाव दे रही है, हम उसको एक पॉजिटिव काम में लगा करके उसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसको हम तब्दील कर देते हैं पॉजिटिव प्रभाव में, और वो हमारे लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देती है। तो उसके ऊपर भी डिटेल में आज चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में आया है और यदि वो अपनी दुख, पीड़ा या कोई भी परेशानी बता रहा है, कोई भी तकलीफ़ उसके जीवन में चल रही है और वो आपको बता रहा है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि उसकी कुंडली आप नहीं भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये इसको कोई तकलीफ़ आई है, कोई पीड़ा आई है, किसी प्रकार से इसको स्ट्रेस हो रहा है, ये बहुत टेंशन में है। तो सीधा मतलब है कि उसकी कुंडली के अंदर जो भी ग्रह एक्टिवेटेड होगा वो ग्रह 8वां घर लेकर के चल ही रहा होगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। लेकिन 8वें घर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक ये है कि आप जो भी कुछ सोच सकते हैं वो 8वां घर नहीं है। मतलब यदि आपने सोच लिया कि मेरे साथ यार ऐसा ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, तो वो 8वां घर नहीं है। 8वां घर वो है जो आप सोच भी नहीं सकते, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो चीज़ 8वां घर आपको सामने ला करके दे देगा, आपके हाथ में थमा देगा वो। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसका मतलब सिर्फ नेगेटिव या दुखों से ही नहीं है, वो कोई भी चीज़ पॉजिटिव भी आपके हाथ में ला करके एकदम से दे सकता है। कहने का मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि राजा से अचानक से गरीब हो गया कोई व्यक्ति, या कोई गरीब था और अचानक रातों रात वो अरबपति या कोई एकदम राजा की पदवी पर पहुंच गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 8वां घर ही एक ऐसा घर है पूरे 12 घरों में जो कि ये पॉसिबल कर सकता है। और ये अचानक करेगा क्योंकि ये इसका जो एक क्या बोलते हैं, इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अचानक करेगा, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जो आप सोच लेंगे वो ये 8वां घर नहीं है। अब बात को समझिएगा कि जो 8वां घर है वो असल में बिना कमाया हुआ धन है। इसका मतलब क्या है? हमेशा कहा जाता है कि भाई 8वां घर जो है वो बिना कमाया हुआ धन है। उसका मतलब ये है कि देखिए, यदि आप पहला घर हैं
तो आपके सामने वाला जो है वो 7वां घर हुआ। तो जो 7वां घर से दूसरा घर है, मतलब कि जब भी हम जन्म कुंडली में दूसरा घर देखते हैं तो दूसरा घर मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर हम हमारी हमारी जन्म कुंडली का दूसरा घर देखेंगे तो वो दूसरा घर क्या हुआ कि हमारा पैसा। तो जब सामने वाला व्यक्ति हुआ 7वां घर, तो 7वें घर का दूसरा घर कौन सा हुआ, 8वां घर, मतलब कि सामने वाले का वो पैसा है। लेकिन यदि वो मजबूती के साथ और अच्छे परिणाम दे रहा है आपकी कुंडली के अंदर 8वां घर, तो क्या होगा कि जो दूसरे का पैसा है ना वो भी अपना ही पैसा है, इसका मतलब ये हुआ। और ऐसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बीच में मैंने एक कुछ न्यूज़ सुनी थी, कोई एक भिखारी था। भिखारी, अब वो भिखारी जो भी होते हैं, तो वो जो बैगर हैं वो क्या करते हैं, वो कोई मेहनत का कार्य कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ मांगते रहते हैं और सड़क किनारे वो भीख मांगते हैं और वो पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था उस भिखारी के बारे में कि उसके पास बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ है, और न जाने कितने उसका करोड़ का टर्नओवर था साल भर का, कि मेरे ख्याल से महीने का कितना था पता नहीं। तो आपने भी सुना होगा ऐसा ये न्यूज़ में। तो वो किस हाउस से हो रहा है, वो 8वां घर है। मतलब उस व्यक्ति का, उस भिखारी का जो 8वां घर है वो इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से उसको बैठे बिठाए बिना कार्य किए ही बिल्कुल उसको आराम से एकदम धन की प्राप्ति हो रही है। और दूसरा क्या है, वो सामने वाले का फ्री का पैसा है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले का जो पैसा है वो अपना ही पैसा है। इसका मतलब ये हुआ, ये 8वें घर की निशानी हो गई। समझ गए। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा कि जब भी आपको 8वां घर कुछ भी चीज़ ला करके देगा ना, मतलब कि यदि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से देगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा। मतलब कि अगर वो स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है, तो इतना ज़्यादा देगा कि आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। और अगर वो पैसा ला करके दे रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा देता है। जैसे कि जब अगर वो खर्चे करवाता है तो एकदम से बड़ा अमाउंट खर्चा करवाता है, कि मतलब कि एकदम ये समझ लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े होंगे, तो अगर ये अच्छे से एक्टिवेट हो गया है तो फिर सीधा वो 8-9 लाख रुपए उड़ा देगा। समझ रहे हैं आप। और अगर वो भरने पे आएगा आपका बैंक अकाउंट, तो फिर अगर आपके पास मान लीजिए 1000-2000 रुपये ही है, तो वो अचानक से फिर एकदम से फिर 10 लाख रुपए ही फिर वो भरेगा आपके बैंक अकाउंट में। इस प्रकार से है, क्योंकि वो एकदम से देता है और ज़्यादा देता है, ज़्यादा मात्रा में देता है। इसीलिए यहाँ पर जो भिखारी का केस लिया था उसमें यही हुआ कि उसको अचानक कितना सारा उसके पास पैसा था, ये चीज़ें, और उसकी 8th हाउस इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से ये उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो भी गुप्त थी। तो गुप्त क्या है, सीक्रेसी भी पूरा 8वां घर होता है। और 8वें घर का एक और प्लस पॉइंट ये है कि जितना भी आप देखते हैं पैतृक संपत्ति जो है वो भी आपको 8वें घर से मिलती है। जैसे अब क्या होता है ना कि 8वां घर थोड़ा सा मृत्यु का है, किसी की डेथ हो जाती है, वो भी है। जब 8वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है कुंडली के अंदर दशाओं में, तो आपको उस समय पर या तो आपके घर में फैमिली के अंदर कोई ना कोई आपको मरने के खबर मिलेगी, कोई आपका रिलेटिव होगा या कोई आपका खास दोस्त या कुछ तो ऐसा होगा, तो आपको क्या है वो शमशान घाट वगैरह या कब्रिस्तान वगैरह की एक दो बारी ऐसे सैर करवाता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको अपने एक एरिया में लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी समझना है। और पैतृक संपत्ति देता है यही घर, 8वां घर। और क्या होता है, किसी की मृत्यु के बाद जो पैसा मिल रहा है उसमें भी आपने कोई मेहनत नहीं करी, कोई व्यक्ति मर गया है और उसका जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है, पूरा जो उसकी जायदाद है वो पूरी आपके नाम हो गई है। मतलब भाई अब ऐसे केसेस हो जाते हैं कि किसी के दादा की मृत्यु हो गई है या किसी के पिता की मृत्यु हो गई है या XYZ, कई ऐसे केसेस होते हैं। जैसे उसमें भी होता है कि विल्स लिखते हैं ना जो लोग, जो मतलब नाम पर करके चले जाते हैं और अचानक से वो खुलती है फाइल उनके मरने के बाद में, तो पता चलता है भाई इन्होंने तो इतना सारा का सारा जो जायदाद थी वो एक ही व्यक्ति के नाम पे कर दी है। ठीक है ना, तो वो उसको पूरा मिलेगा, पूरा फिर कोर्ट से सारा कुछ मामला होता है। तो वो पूरा का पूरा 8वां घर है। तो आप देखिए कि 8वें घर की कितनी सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं की जा रही है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छा भी जब है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि
जो एक्सट्रीम वर्ड है ना, वो एक्सट्रीम वर्ड 8th हाउस के लिए ही है। और क्या होता है कि 8वां घर ना ये मृत्यु के कारण को बताता है, मृत्यु नहीं है, मतलब कि मृत्यु के कारण को बताता है और मृत्यु के पश्चात क्या होगा वो भी बताता है, अगर आप बहुत माइन्यूटली देखना जानते हैं तो। चलो खैर, उसकी अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर डेथ वाला जो चीज़ें होती है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो बताता है। दूसरा क्या है कि 8वां घर का इंग्लिश वर्ड अगर आप समझें तो 8वां घर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे होगा, मतलब कि आपका जो मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद आप फिर से, क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पर, कोई जब मृत्यु हो जाती है तो आप सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि 8वां घर जब एक कारण है ना, तो 8वां घर सम्मिलित होता ही है जब मृत्यु होती है, वो तो तय है, ठीक है। लेकिन वो जो 8वां घर है वो ये बता रहा है कि मृत्यु के पश्चात इसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो एक प्रक्रिया है वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। तो वो है 8वां घर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक शरीर से ट्रांसफॉर्म होकर के, एक शरीर को छोड़ करके वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे 8वां घर इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेट होता है, तभी व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन उस 8वें घर का जो संबंध है वो दूसरे 7वें और 12वें घर से भी जुड़ता है और पहले घर से भी जुड़ता है। बहुत सारे उसमें रहते हैं कॉम्बिनेशंस, तो अभी उसका चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए तो ये आपने समझ लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ में, चाहे आप गरीब थे अचानक से आपको ट्रांसफॉर्म करके राजा बना दिया, अगर आप राजा थे तो अचानक से आपको ट्रांसफॉर्म करके गरीब बना दिया, आपका कोई नाम दूर दूर तक कुछ नहीं था, कोई आपको नहीं जानता था, आपको अचानक से ट्रांसफॉर्म करके बहुत ज़्यादा नामी कर दिया, बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम स्टेटस दे दिया। तो ये बहुत ही करामाती और बहुत ही चमत्कारी घर है। ये आपका अच्छा हो गया तो आप समझ लीजिएगा, मेरी बात को नोट करिएगा, आपको 12 घरों में से किसी और घर की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जितना जो बहुत ज़्यादा जो चर्चा की जाती ना, 11वां घर, ये दूसरा घर, 11वां घर, ये पैसों के लिहाज से, अगर आपका 8वां घर अच्छा हो गया ना तो आपको जीवन में कुछ और, कोई और घर की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ये आप समझ लीजिएगा। अब यदि आज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जो 8वां घर है वो रिसर्च वर्क का भी है, मतलब किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क होगा तो वो 8वां घर ही है। लेकिन 8वें घर को फ्रॉड का घर भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति चीट हो रहा है तो उसका भी 8वां घर एक्टिवेटेड है, और जो चीट कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, उसका भी 8वां घर एक्टिवेटेड है। लेकिन एक के लिए फ़ायदा हो रहा है, एक के लिए नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब ये समझिएगा कि जो व्यक्ति चीट हुआ है उसने एनालिसिस नहीं किया, उसने डीप रिसर्च नहीं करी और वो लालच में आ गया, तो जो लालचीपन है ना वो 8वें घर का नेगेटिव फॉर्म है, और जो रिसर्च वर्क है वो पॉजिटिव फॉर्म है 8वें घर का। तो जो लालच में आ गया और उसने बिना सोचे समझे, उसने कोई डीप एनालिसिस नहीं किया, कोई रिसर्च वर्क नहीं किया और सीधा उसने OTP वगैरह जो उसके पास आया या कुछ भी आया वो आ गया लालचीपने में कि मेरा मतलब कि उसका कोई प्राइज़ लग गया है या कुछ है, और उसने अपना OTP शेयर कर दिया, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से उसका जो बैंक अकाउंट है वो उसका हैक हो जाता है और फिर उसके बैंक अकाउंट से काफ़ी सारा जो धनराशि है वो मतलब गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाता है उसका बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो वो हो गया। लेकिन जो सामने वाला फ्रॉड कर रहा है, आप सोचिए कि उसने कितना डीप रिसर्च किया होगा उसको उल्लू बनाने में, उसने बहुत एनालिसिस किया होगा, तो वो पॉजिटिवली अपने लिए काम कर रहा है 8वें घर का, कि मतलब वो जो प्लानिंग कर रहा है एकदम बारीकियां देख रहा है एक एक पॉइंट पे कि वो कहीं ना फंसे करके कैसे फ्रॉड किया जाएगा। तो ये जो पूरी बारीकी का सिस्टम है ना वो पूरा उसने 8वें घर को पॉजिटिवली अपने लिए काम कर रहा है। तो ये इस प्रकार से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8वां घर आपको हर चीज़ दे सकता है, चाहे वो आपको कुछ भी हो वो सब कुछ ला करके दे सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उस 8वें घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक गाइडेंस की भी बात आ जाती है कि भाई अगर आपको कोई गाइड कर देता है सही प्रकार से कि भाई 8वें घर को इस प्रकार इस्तेमाल कर लो पॉजिटिवली, तो वो काम करेगा। यहीं पे एनर्जी शिफ्ट टेक्निक का मामला आता है। आप जो टैक्स वर्ड सुनते हैं ना, टैक्सेशन और ऑडिटिंग,
ये जो दोनों शब्द हैं जब भी आएंगे कहीं पर भी तो आप समझ लीजिए वहाँ पर आठवां घर ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी जीएसटी जब से आया है तो उसके बाद से इन चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो इसलिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी आजकल आठवें घर से संबंधित होने लग गए हैं। पहले तो वो दूसरे घर का काम मतलब कि पैसे का जो लेखा जोखा है वो करते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो टैक्सेशन का भी पूरा का पूरा मामला उनके ऊपर आ गया है तो वो उसको भी डील करते हैं, टैक्सेशन वगैरह का पूरा। और उसमें एनालिसिस जहाँ भी आएगा, बहुत बारीकी से डिटेल्ड एनालिसिस जहाँ भी आएगा वहाँ पर भी आठवें घर की मौजूदगी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आठवां घर है। और उसके बाद में मैंने रिसर्च वर्क तो आपको बता ही दिया है। साथ में किसी भी प्रकार का खुदाई का काम जो कि बिलो द ग्राउंड होता है, जो खुदाई हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, वो आठवां घर ही है। जितने भी आप माइनिंग वाले लोगों को देखेंगे उनके पास में अपार धन होता है। कहाँ से आ रहा है? आठवें घर से आ रहा है, गड्ढे से आ रहा है, खोद कर आ रहा है। उसके नीचे से, ज़मीन के नीचे से जो मेटल्स, मिनरल्स, जो भी बॉक्साइट और न जाने क्या क्या चीज़ें, आयरन, ये सब मिलती हैं, निकलती हैं, तो वो सब कुछ ये आठवें घर से, आठवें घर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रहा है, उसी की कृपा है। ठीक है ना। उसके बाद में आपका कमीशनिंग का काम जो होता है ना, कमीशनिंग का काम देखिए दो घर हैं, एक थर्ड हाउस भी होता है, आठवां घर भी होता है। क्योंकि कमीशनिंग जो है ना वो एक प्रकार से मतलब कि बीच में एक पैसा मिल रहा है तो वो कमीशनिंग भी आठवें घर से आ जाता है। ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है, जैसे पेंशन आपने देखा होगा। पेंशन क्या है? पेंशन कुछ भी नहीं है भाई, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बस वो मिल रही है आपको हर महीने पेंशन। तो वो पेंशन भी आपका आठवां घर ही है। ठीक है। उसके बाद में आपका है लाइफ इंश्योरेंस वाला जो पैसा मिलता है, वो भी आप समझ गए भाई। लाइफ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो पूरा का पूरा आठवां घर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइफ, अपने ही लाइफ का वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सारा चीज़ें हैं, तो वो डेथ वाला वो सब कुछ मामला फिर से वही आ गया, आठवां घर आ गया वहाँ पर। ठीक है। तो इसीलिए जितने भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, LIC वगैरह, तो ये सब आठवें घर से संबंधित ही होते हैं। आप उनकी कुंडली उठा के देखेंगे, उनके कुंडली में आठवां घर बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, इसलिए वो उस कार्य के अंदर हैं। उसके बाद में आपको जो इंजीनियर्स मिलेंगे, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी टेक्निकल वर्क होते हैं, टेक्निकल मतलब कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी कितनी बारीकी से, कितना डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, और माथा पच्ची हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग बहुत खर्चा होता है उसके अंदर। तो वो भी आपका आठवां घर ही है। ठीक है ना। अब देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं नौवें घर के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद ही फिर आपको अब आगे की जो बात है वो समझ में आएगी मेरी। वो ये है कि देखिए नौवां घर जो है वो नॉर्मली काल पुरुष की कुंडली के अंदर किस ग्रह का होता है? बृहस्पति का होता है। ठीक है ना। क्योंकि धनु राशि आती है नौवें घर में, तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार बृहस्पति उस घर का मालिक हो गया, नौवें घर का। और बृहस्पति क्या है कि मतलब कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने का कारक है, मतलब कि एक्सपेंशन और ग्रोथ का कारक है, मतलब कि पॉजिटिव फॉर्म में, राहु जैसा नहीं। ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म में जो एकदम एक्सपेंशन या ग्रोथ देता है वो नौवां घर देता है, मतलब बृहस्पति दे रहा है। तो अभी नौवां घर के अंदर वही वाले गुण आ गए जो बृहस्पति के थे। ठीक है ना। तो वो बढ़ाता है। अब लेकिन नौवें घर से 12वां घर कौन सा हुआ? आठवां घर हुआ। तो आठवां घर क्या हुआ? मतलब कि आठवां घर यदि एक्टिवेटेड है तो व्यक्ति ये भी कंप्लेन कर सकता है आपको कि मेरे को ना मतलब कि ग्रोथ नहीं मिल रही है, लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, या मुझे कोई भाग्योदय नहीं हो रहा है, क्योंकि नौवां घर भाग्य भी है। तो भाग्यशाली होना नौवां घर है, और दुर्भाग्यशाली होना वो नौवें घर से 12वां घर, आठवां घर है। ठीक है ना। तो आठवां घर इज इक्वल टू दुर्भाग्यशाली हो गया, मिस फॉर्च्यून को भी कहा जाता है, आठवां घर है। तो इस प्रकार से वो आठवां घर इसीलिए मिस फॉर्च्यून हो रहा है। लेकिन ये आपको वो लोग कहते हुए मिलेंगे जिन लोगों का या तो 10वें घर का मालिक 8वें में बैठा होगा, या 8वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा होगा। तो या किसी न किसी प्रकार से उनका जो प्रोफेशनल, जो 10वें घर का जो संबंध है, या तो 8वें घर से आ रहा होगा, या दूसरे घर का जो मालिक है उसका संबंध 8वें घर से आ रहा होगा, या 8वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा होगा, या दूसरे घर का मालिक 8वें घर में बैठा होगा। मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे। यदि
दूसरे घर का मालिक 8वें में बैठा होगा तो व्यक्ति बोल रहा होगा कि मेरे को फाइनेंशियल जो है वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है ना। और अगर वो 10वें घर का मालिक बैठा होगा 8वें में तो फिर वो बोलेगा कि भाई प्रोफेशनली मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रोफेशन की ही बात करें कि भाई मान लीजिए कि 8वें घर का मालिक 10वें घर में जाकर के बैठ गया है आपकी जन्म कुंडली में, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति आपको बोल रहा है, और अगर ऐसा नहीं भी है और मान लीजिए कि उस व्यक्ति की कोई महादशा आ गई है और महादशा के अंदर 8वां घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति ये बोलेगा कि मेरे को जीवन में इस समय पे मतलब कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। इतने इतने समय से इस फलाने समय से पहले मेरे को काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन जब से ये समय पीरियड आया है तो उसके बाद से मेरी ग्रोथ ना, जो ग्रोथ है वो रुक सी गई है। वो क्यों बोलेगा? क्योंकि जब 8वां घर एक्टिवेटेड होता है ना, तो वो जो व्यक्ति है, वो मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि 8वां घर दूसरे का पैसा है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, ये सोचता है कि मैं अपना पैसा लगा दूं, और जिस दिन ये अपना पैसा जिस भी बिजनेस में या किसी भी काम में लगाता है, ये डूब जाएगा, इसका फालतू का खर्चा हो जाएगा और ये बर्बाद हो जाएगा वहाँ से। तो ये क्या करेगा, और 8वां घर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक डेफिनेशन ये भी आ गई कि चेंज है, तो वो चेंज भी दे रहा है, तो वो नेगेटिवली चेंज देने लग गया इसको, क्योंकि ये अपना पैसा लगा रहा है। यदि ये किसी दूसरे का पैसा लगाया होता, वो भी बताऊंगा अभी, तो जो दूसरे का पैसा यदि लगाया होता तो इसको फायदा होता, लेकिन ये अपना पैसा लगाएगा जब। और ये जो व्यक्ति होगा ना, ऐसा व्यक्ति आपको ये देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति ना बहुत जल्दी से एकदम उतारू हो जाता है, तत्पर खड़ा रहता है कि हाँ मैं ये वाला धंधा कर लेता हूँ, मैं इस पे पैसा लगा देता हूँ। और वो लगाएगा, जितनी जल्दी उस पे पैसा लगाएगा उतनी ही जल्दी वो उसमें बर्बाद भी होगा, और उतनी जल्दी उस धंधे से बाहर भी निकल के आके चुपचाप शांत किनारे बैठ जाएगा कि मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या लगाऊं। फिर उसके पास कहीं से, क्योंकि भाई 8वां घर तो फिर से वो तो पता ही है कि वो अचानक से धन देगा, तो वो अचानक से कहीं से भी धन का इंतजाम करवा देगा उसको, और उसके बाद में वो फिर वही हरकत करेगा और फिर किसी धंधे में लगाएगा, क्योंकि उसका 8वां घर एक्टिवेटेड है। उसने दूसरे का पैसा नहीं लगाया, बल्कि वो अपना खुद का पैसा लगाया जा रहा है, तो वो तो 8वां घर नेगेटिवली काम करेगा और उसका वेस्टेज और मतलब कि एक्सपेंडिचर देता जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं मिल रही, क्योंकि 10वें घर का मालिक 8वें में बैठ गया या 8वें घर का मालिक 10वें घर में बैठ गया। लेकिन अगर यहीं पर एनर्जी शिफ्ट टेक्निक की बात की जाए तो हम एनर्जी शिफ्ट करवाएंगे, मतलब कि अगर वो व्यक्ति 8वें घर के काम करने लग जाए तो फिर उसको वहाँ पर फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये प्रैक्टिकली मैंने करवाया है, हुआ है, होता है ये। जैसे मान लीजिए कि 8वें घर का मालिक 10वें में बैठ गया या 10वें घर का मालिक 8वें में बैठ गया, और उस व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग इंडस्ट्रीज मिल्स लगाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का काम एकदम बड़े लेवल पे, जितने जो बड़े बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनका 8th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था, उन्होंने सही लाइन चुन ली है। और अधिकतर लोग जो ज्योतिषी हैं या उनसे पूछ करके वो चुन लेते हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, और वो अचानक से वो काम करने लग गए हैं, और 5 साल 10 साल में फिर वो एकदम से ग्रो करते चले जाते हैं। धीमे धीमे ग्रोथ होती है हर चीज़ में, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, यदि मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भी 8वां घर है, तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम आप छोटे से ही, कोई एक छोटी सी हल्की सी कोई छोटी सी मशीन भी आप लगा लेते हैं अपने घर में और वहाँ से शुरुआत कर देते हैं उस काम की, तो भी वो साल 2 साल 3 साल, क्योंकि भाई आपकी महादशा कोई आई है तो वो चल रही है 18 साल तक लगातार चल रही है, या राहु की है, या 20 साल के लिए शुक्र की आ गई है, तो ये बड़ी बड़ी महादशाएं अगर फंस गई हैं और वो 8वां घर लेके चल रही हैं, तो उसमें अगर आप करेंगे तो साल 2 साल के बाद धीमे धीमे करके वो जो 8वां घर है वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और आपके पॉजिटिवली आपका काम होना शुरू हो जाएगा, और आप उसी के अंदर इतने ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे, इतना ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी कि आपको ग्रोथ किसी और चीज़ में मिलेगी ही नहीं, फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो 8वां घर आपको इतना ज़्यादा देता चला जाएगा। तो इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे एनर्जी शिफ्ट टेक्निक काम करती है और एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है इस प्रकार से। तो जो भी व्यक्ति का 8वां घर चला, वो 8वें घर के कार्य करने शुरू कर देगा, तो उसको जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, न्यून मात्र ही रह जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके महादशा के अंदर 8वां घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो गया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई दूसरों का पैसा लगाना है आपको, अपना खुद का पैसा नहीं लगाना है, वरना आप डूब जाएंगे, बर्बाद होंगे। और ऐसा होता है जिसका 8वां घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता है। तो अब वो दूसरों का पैसा
जो लगाने की बात है, क्योंकि भाई आज के ज़माने में क्या कभी भी कोई व्यक्ति आपको ऐसे ही पैसा नहीं देता है, ये आपने नॉर्मली सुना होगा। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर, जिसके जीवन के अंदर आठवां घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता है ना, वो सामने वाले को कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, उसके मुख से निकल जाती है और सामने वाला मान जाता है अपना पैसा उसको देने के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आज के ज़माने के अनुसार देखें तो जैसे अपना जो गूगल है या ये जो यूट्यूब है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा आठवें घर का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि पैसा हमारा लगता है, हम उसमें चार्ज वगैरह भरते हैं, वो वाईफाई या ये सब चीज़ें करते हैं, और वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, उसके एवज में वो अपने को सर्विसेज दे रहा है। बाकी तो सारा हमारा खुद का पैसा लग रहा है। गूगल का, यूट्यूब का क्या पैसा लगेगा, कोई कुछ नहीं लग रहा उसका पैसा। तो वो फुली मतलब कि उसका प्रॉफिट ले रहा है, वो आठवें घर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब है, ये अपना गूगल है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर आठवां घर एक्टिव है ना, ये व्यक्ति अगर अपने दोस्त के पास जाकर के भी अगर ये थोड़ा बहुत भी अपना दुखड़ा रो देगा या बता देगा कि यार मेरे को पैसों की ज़रूरत है, या फिर चलो एक काम करते हैं यार, मेरे पास में पैसा नहीं है और तुम जो है वो पैसा लगा दो, मैं पूरी मेहनत करूँगा और इसको बिज़नेस को अपन खड़ा करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो आप अपनी सर्विस दीजिए वहाँ पर, आप अपना कार्य पूरा डट करके अपना जो मेहनत है वो दीजिए, और वो आपके दोस्त का पैसा वहाँ लग रहा है। और आप, क्योंकि आपका आठवां घर एक्टिव है, इसलिए आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति मान जाएगा। ऐसे नॉर्मली दूसरा कोई व्यक्ति होगा जो छठवें सातवें दूसरे घर का जो चल रहा होगा जिसकी कुंडली में, वो बोलेगा तो वो नहीं मानेगा व्यक्ति। लेकिन अगर ये आठवें घर का वाला व्यक्ति बोलेगा तो वो सामने वाला व्यक्ति मान जाता है। इसको समझिएगा, ठीक है ना। अब आपने कुछ कंपनियां भी सुनी होंगी, ऐसी होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स होती हैं, जो कि आपसे पैसा आपका ले लेती हैं और उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देती हैं पैसा, और उससे जो अर्निंग आती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेती हैं और बाकी का जो प्रॉफिट है वो आपको दे देती हैं। तो ये जो कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका पैसा ले रही हैं और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हैं, और आपका पैसा लेकर के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दे रही हैं, आपका ही पैसा, और उसके बदले में अपनी सर्विस दे रही हैं सिर्फ। तो यही जो आठवें घर की जो एनर्जी है यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं वो कंपनियाँ, और अपनी सर्विसेज जो दे रही हैं उसी की वजह से वो पैसा कमा रही है। मतलब कि उनका खुद का कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन सामने वाले का पैसा है, तो उसके चक्कर में वो पैसा कमा रहे। इसीलिए मैंने कमीशन को भी आठवें घर से जोड़ा हुआ है, और आठवां घर कमीशन के लिए भी बहुत काम करता है। जैसे कि जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, वो बीच में एक ब्रोकर होता है, तो उसको बोल देते हैं कि भाई हमारे जो फ्लैट्स हैं या जो हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये सब आप बिकवाओ, तो उसका जो कमीशन मिलेगा। मतलब कि ये व्यक्ति का कोई पैसा लग नहीं रहा है, कोई उसने बिल्डिंगें मतलब कि खड़ी नहीं करी, ना ही बिल्ड करी, ना बनाई है, कुछ नहीं किया उसने, कोई वैसी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो नहीं किया है। लेकिन सिर्फ वो बातें कर कर के मतलब अपनी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार वो करके, बातें कर करके, गोलमाल गोल गोल बातें कर करके वो फ्लैट्स बिकवा रहा है उस बिल्डर के, और उसका जो कमीशन आएगा वो बस वो ले रहा है अपनी सर्विस के लिए, वो जो कमीशन है वो ले रहा है। तो इसलिए मैंने उस कमीशन को आठवें घर से जोड़ा था। अच्छा, अब होता क्या है कि जो आठवां घर जिसका चल रहा है ना, ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा सा दयालु भी स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा सा, मतलब कि उसके में एक दया भावना भी थोड़ी रहती है कई बारी। और उसके चलते क्या होता है, कोई मतलब कि अधिकतर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के सामने ना, जो सामने वाला व्यक्ति आकर के क्या बोलेगा कि थोड़ा सा दुखड़ा रोएगा, कुछ मतलब इमोशनल बातें कर देगा, और फिर उसके चक्कर में ये व्यक्ति ना उससे अपना खुद का ही पैसा होगा वो मांग नहीं पाता है। तो बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की कुंडली में आठवां घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, उस व्यक्ति को इमोशनल ना होकर के बल्कि एकदम प्रैक्टिकल नेचर चलना चाहिए, और हमेशा सबसे पहले अपने पैसे की बात की जानी चाहिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने पैसे की बात करनी चाहिए, और एडवांस पेमेंट की यदि सुविधा वो कर सके तो सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले वो एडवांस पेमेंट पे काम करे। कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है उस पर वो ये बोले कि भाई वो मतलब कार्य करने से पहले ही पैसे का डिसीजन हो जाना चाहिए, पैसे की पहले बात करे उसके बाद ही कार्य हो। नहीं तो क्या होता है, आठवां घर क्या है, डिले भी है,
तो ये व्यक्ति क्या करता है, अरे मिल तो जाएंगे पैसे यार, चलो जाने दो, अरे अपना ही तो है, ये है वो है, कई सारे उसके ना थॉट्स चलते हैं दिमाग में। तो वो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि सोचेगा जाने दो यार, कर लेंगे बाद में, पैसा कहाँ भागा जा रहा है। लेकिन फिर वो डिले होगा और फिर वो उसका पैसा फंसेगा, अटकेगा, दिक्कत आएगी उसको। इसीलिए उसको पहले ही 8वें घर की वजह से उसको क्या करना है, एडवांस पेमेंट में काम करना है, या तो पहले ही पैसे की पूरी बात कर लेनी है पहले ही, और प्रैक्टिकल नेचर चलना है। क्यों? क्योंकि जो 8वां घर है ना वो मोक्ष त्रिकोण का बनता है। जैसे 4, 8, 12 जो होते हैं ना वो मोक्ष त्रिकोण है, जो इस प्रकार से होता है। 3, 7, 11, 1, 5, 9 वो धर्म त्रिकोण है, ये वाले होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 2, 6, 10 भी होता है, तो वो 4, 8, 12 जो है वो मोक्ष का इमोशनल प्लेन हो जाएगा। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो है 8वां घर एक्टिव हो रहा है तो वो इमोशनल हो रहा है, इसलिए उसको नहीं होना है, बल्कि प्रैक्टिकल नेचर लेकर के चलना है, तभी वो सफल होगा। देखिए क्या होता है कि जो 8वां घर होता है ना वो 9वें घर का क्षय है, मतलब क्षय, मतलब कि उसकी हानि है। 9वें घर का हानि करता है 8वां घर, क्योंकि 8वां घर मैंने बताया 9वें घर से 12वां है। तो 9वां घर क्या करता है, 9वां घर ये बताता है कि 9वें घर वाला व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा साधुपने में रहता है, सच्चाई का साथ देना और इस प्रकार से। लेकिन अब आपका तो 8वां घर है, तो यदि आप एकदम पूरे तरीके से सच्चाई के साथ चलेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा ही होगा, आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, आपको झूठ झपाट बोलना ही पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मैंने देखा है अनुभव में। इतने सारे क्लाइंट्स की मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, तो उस अनुभव के आधार पर ही बोल रहा हूँ, कुछ भी बातें हवाई नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप इसको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि 8वां घर जो है यदि एक्टिव है तो आपको थोड़ा बहुत षड्यंत्रकारी, कुछ गोलमाल बातें करना, झूठ झपाट बोलना वो करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका पैसा फंस गया है, आप सोच रहे हैं बहुत सीधेपने में चल रहे हैं, तो वो पैसा आपको नहीं देगा। आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कहानी बघरानी पड़ेगी, कुछ षड्यंत्र, कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ कहानी बनानी पड़ेगी, इमोशनल उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति आपको पैसा वापस देगा। वरना नहीं मिलेगा, आपका पैसा डूब जाएगा, या तो फिर आधा अधूरा ही मिलेगा। क्योंकि 8वां घर क्या है, आधा अधूरा है, बीच मतलब चलते हुए काम में रुकावट आ जाना या काम अधूरा हो जाना, ये भी 8वां घर है। तो इसीलिए 9वें घर को तवज्जो ना देते हुए बल्कि अपने 8वें घर को देखिए, क्योंकि आपका 8वां घर ही स्ट्रेंथ है। आप मतलब 8वां घर आपको स्ट्रेंथ भी दे सकता है और वीकनेस भी दे सकता है। तो आपके ऊपर है भाई, आप 8वें घर को स्ट्रेंथ ले रहे हैं या वीकनेस ले रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ में तब्दील करने की। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए किलिंग्स वगैरह जो मतलब कि हत्याएं वगैरह करते हैं वो भी तो 8वां घर है। जो अंडर द टेबल जो करप्शन है ये भी 8वां घर है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप ये इतने गंदे गंदे कार्य करें, क्योंकि वो भी 8वां घर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप इतना ज़्यादा एकदम साधुपने में ना जाएं, सच्चाई के एकदम पीपुड़ी ना बजाएं, बल्कि आप थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि क्लेवर बोल सकते हैं, तो वो क्लेवर बोल सकते हैं या चालाक बोल सकते हैं। वो चालाकी आपने रखनी ही पड़ेगी। जब आप रखेंगे थोड़ा बहुत, जो आप अपनी उंगली को टेढ़ा करके घी निकालेंगे तो आपका निकलेगा और आपको फ़ायदा होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे केसेस में 8वां घर जब एक्टिव है तो ऐसे केसेस में आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। चीज़ें नॉर्मली नहीं हो पाती हैं, क्योंकि भाई 8वां घर जिसका एक्टिव रहता है वही समझता है। और हाँ, ऐसे कई क्लाइंट्स मेरे से जो बात करते हैं वो ये बोलते हुए मिले हैं, उनकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि भाई 8वां घर एक्टिव है। और वो व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं जिस भी व्यक्ति को, मतलब अपने दोस्तों को या किसी को भी मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो वो बात ना वो लोग नहीं मानते। तो मैंने उससे सीधा झट से पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप सिर्फ सच्चाई बोलते होंगे, एकदम सच बोलते होंगे, तो क्या ऐसा होता है कि लोग नहीं मानते? तो वो भी झट से बोलता है कि हाँ, अगर मैं सच बोलता हूँ तो कोई नहीं मानता, और अगर मैं थोड़ा भी झूठ बोल देता हूँ तो व्यक्ति मान जाता है। ये बड़ा अजीब लगता है मुझे, ऐसा क्यों होता है? फिर मुझे उसको समझाना पड़ता है कि भाई आपकी कुंडली में ऐसा सा योग है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आप उसको अपना एक पावरफुल टूल लेकर के चलिए, वो आपका हथियार है। वो कहाँ कब इस्तेमाल करना और कितना थोड़ा इस्तेमाल करना है, उसको आप अपनी सूझबूझ से चलिए, ताकि आप नेचर में भी कोई डिसबैलेंस क्रिएट ना करें, किसी का बुरा मत करिए। लेकिन आप अपने अच्छे के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का ये सब चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में शामिल करिए, ताकि आपको जो 8वां घर है वो आपको बेनिफिट्स दे सके, ठीक है ना।
तो ऐसा देखने को मिलता रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्लाइंट की बात की है तो क्लाइंट से मेरे को याद आया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक अपने क्लाइंट की कुंडली देख रहा था। तो मैं देख ही रहा था और उसने सामने से प्रश्न कर लिया कि सर एक बात बताइए कि उसने एक सो एंड सो समय बताया। उस समय के अंदर उसने पूछा कि सर ऐसा होता था कि मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे रास्ते में पड़े हुए कहीं 500 का नोट मिल जाए, कभी है तो जाते जाते अचानक 500 के दो नोट मिल जाएं, या फिर कभी 100 रुपये का नोट मिल जाए। इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा था। और उसी समय के अंदर ही एक चीज़ और हो रही थी कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। और वो जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, वो बिना सवालों के, मतलब कि वो लड़की इससे कोई सवाल नहीं करती थी। ये उससे बोलता था कि मेरे को 5,000 की ज़रूरत है तो वो 5,000 उसको दे देती थी। ये बोलता था कि मुझे ये 10,000 का आवश्यकता है तो वो इसको 10,000 देती थी। ठीक है। और कभी है तो उसको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करके दे दिया। इस प्रकार की चीज़ें उसके साथ हो रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर उसके साथ में ये घटना जो हो रही थी वो होनी अचानक से बंद हो गई। और ये पहले खुश था, फिर उसके बाद में ये चीज़ें अचानक से कैसे बंद हो गई, क्या हो गया। तो मैंने फिर इससे एक ही क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि एक बात बताइए कि जो नोट वाला जो मतलब कि नोट वाला जो मतलब कि इवेंट जो आपके साथ हो रहा था, वो क्या उस इवेंट के बारे में आपने घर में आके किसी से भी डिस्कस किया था क्या? तो उसने कहा कि हाँ सर, मैं घर आया था तो मैंने अपने माता से, पिता से, दोनों से बताया था कि मैं आए दिन कहीं भी जाता हूँ तो मुझे रास्ते में पड़े हुए ऐसे नोट मिल रहे हैं या मिल जाते हैं, ऐसे कुछ बताया उसने। तो मैंने कहा फिर उसी के बाद से आप अच्छे से याद करिए, उसके बाद से ही फिर आपके पास में ये गर्लफ्रेंड का पैसा आना भी किसी न किसी कुछ न कुछ वजह हुई होगी। और आपका गर्लफ्रेंड का जो पैसा एकदम फ्री फ्लो के साथ आपके पास में आ रहा था बिना किसी रुकावट के, वो भी आना बंद हो गया होगा और ये पैसे मिलने भी बंद हो गए होंगे। तो उसने थोड़ी देर तो मतलब दिमाग लगाया, फिर उसके बाद बोला कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, लगभग लगभग ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा देखो, इसीलिए हुआ क्योंकि आपका जो कुंडली में दूसरे घर का मालिक है ना, वो 8वें घर में बैठा हुआ है और वो एक्टिव हो गया था उस समय। लेकिन वो आपको पैसा देता जा रहा था फ्री फोकट का, बिना कमाया हुआ, एकदम आराम से आपको बिना मेहनत के कमाया हुआ धन मिल रहा था। लेकिन आपने उसके बारे में आकर के डिस्क्लोज़ कर दिया माता पिता को, तो जो गर्लफ्रेंड वाला पैसा था वो भी आपका सब बंद हो गया। जो आपको मोबाइल फ़ोन मिला था, वो सारी चीज़ें, जो सुविधाएं वो 8वां घर दे रहा था, वो भी आपका सब बंद हो गया। और जो आपको पड़े हुए पैसे मिल रहे थे वो भी आपका बंद हो गया। तो इसीलिए अब भविष्य में फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि भाई भविष्य में आपने कभी भी अपने पैसों के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। चाहे कोई भी इवेंट आपके साथ घटे पैसों से संबंधित, वो आप किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे। अपने पैसों के बारे में एक चर्चा भी नहीं करेंगे, ना ही बताएंगे। अपने बैंक अकाउंट की कोई डिटेल या कुछ भी नहीं बताएंगे। तो जब आप जितना ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे उतना ही अच्छा है। मतलब कि आपने अपने पैसों को इस तरीके से छिपा करके रखना है कि जिस प्रकार एक महिला अपनी योनि को छिपा करके रखती है ना, उस प्रकार से आपने अपने पैसों को छिपा कर रखना है। क्योंकि ऐसी जो लाइनें हैं ये अब हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं कि इस प्रकार से पैसे को छिपा करके रखना है, यदि ऐसा ऐसा योग है तो इसीलिए इसके साथ में ऐसी सी घटना हो रही थी। और ये देखिए आप, कितनी अचंभित वाली बात है, अजीब सी बात है। ये नॉर्मली किसी के साथ होता नहीं है, लेकिन उसके साथ हो रहा है। और वो व्यक्ति क्या बोल रहा था, वो बार बार दोहरा करके बोल रहा था कि सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कि हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि सामने कुंडली थी तो वो झूठ क्या ही बोलेगा, वो तो क्लियर सामने दिख ही रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और मैं मान भी रहा हूँ इस बात को कि आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि वो तो होएगा, क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, इसीलिए। अब देखिए 8वां घर जो है वो लखपति वगैरह की बात नहीं करता है, वो डायरेक्ट फिर अरबपति खरबपति की बात करता है। ये छोटी मोटी फिर उसके लिए बाउंड्रीज नहीं रहती हैं, क्योंकि बाउंड्री लेस है। 8वां घर जो है ना, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो 8वां घर है। ठीक है, मैंने जैसा पहले बताया था। और यदि मान लीजिए, जैसे मेरे पास में एक क्लाइंट आया था, वो ऑक्शन में जा रहा था, उसने मुझे पूछा, नीलामी जो है ना, नीलामी हो रही थी, उसमें जा रहा था वो, उसने पूछा मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने उसकी कुंडली का 8वां घर ही जज किया। 8वें घर को ही आपने भी देखना है। जब भी ऑक्शन और नीलामी की बात आएगी तो आप 8वें घर को देखेंगे।
और आठवें घर का संबंध देखेंगे कि भाई आठवें घर का संबंध जो है वो 2 6 11 से बन रहा है या नहीं, मतलब कि उसमें उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो आप ऐसे देखोगे। इसीलिए जब भी नीलामी की बात आएगी, ऑक्शन की बात आएगी, तो आठवें घर को ही आपने देखना है, क्योंकि नीलामी इज इक्वल टू आठवां घर है। अब आप ये समझ लिए हैं। अब करना क्या है उसको बहुत ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि आपको किसी पंडित जी ने या कोई एस्ट्रोलॉजर है उसने आपको बोल दिया है, या आपने खुद देखना जानते हैं आप, और आपने अपनी कुंडली में देखा है कि भाई आठवां घर एक्टिव हो गया है, या फिर अभी चल रहा है या चालू होने वाला है आपका आठवां घर, और वो महादशा के अंदर एक्टिव है या हो गया है या होने वाला है महादशा के अंदर, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने कार्य आठवें घर से ही जुड़े हुए कार्य करने शुरू कर देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको जितना भी जो आपने सुना होगा कि भाई आपको आठवें घर का स्ट्रेस, टेंशन, तकलीफ़ें, पीड़ा, परेशानी आने वाली है, वो सब कुछ भी नहीं आएगी। फिर आप आठवें घर की चीज़ें करते रहिएगा तो उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप आठवें घर की जो पॉजिटिव फॉर्म है उसको आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और आपने अपनी जो एनर्जी है आठवें घर की उसको शिफ्ट करके मतलब कि सकारात्मक फॉर्म में लेकर के आ गए हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, तो आप जॉब के अंदर ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा उसको तलाश करिए, और क्योंकि वो आठवां घर एक्टिव होने जा रहा है तो आपको वो जॉब में वो डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, जो कि जैसे मान लीजिए टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो उस टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले जाइए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऑडिट है या फिर एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स में चले जाइए आप, तो आपको आठवें घर का जो है वो आप इस्तेमाल कर लेंगे पॉजिटिवली, तो ये आपका बढ़िया हो जाएगा। अब मान लीजिए आप बिज़नेस में हैं और आपको पता चल गया भाई जो बिज़नेस अभी कर रहा हूँ ये आठवें घर का नहीं है, और आठवें घर की दशा आ गई, तो अब आपने या तो आपने आठवें घर के बिजनेस के अंदर चले जाना है, अपने आप को शिफ्ट कर लेना है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं भाई, इतना आसान नहीं होता, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप जो कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसी के अंदर आठवें घर को इन्वॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने क्या बताया, आठवां घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। मान लीजिए आपका कोई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि भाई पार्ले जी का ही पैकेट है कोई, ठीक है, वो चला आ रहा था, पीले रंग का एक पैकेट था, उसमें लाल रंग की ऐसी पट्टी बनी होती थी, लेकिन आठवां घर एक्टिव हो गया है, तो अब आप उसका जो डिज़ाइन है ना वो एकदम से चेंज कर देंगे, नया रैपर लेकर के आ जाएंगे आप, और उसमें जो बच्चे की फ़ोटो बनी हुई थी वो बच्चे की फ़ोटो भी आप चेंज कर देंगे। या फिर अगर वो आपका सिग्नेचर एक पिक्चर थी तो आप उसको रखेंगे, लेकिन कुछ दूसरा ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो रैपिंग है या उसका जो हुलिया है, जो उसका सूरत शक्ल है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके अचानक से एकदम नया कुछ ले आएंगे। रहेगा वही आइटम, लेकिन उसको नए प्रकार से पेश कर रहे हैं, सजा धजा करके, मिर्च मसाला लगा करके उसी आइटम को नया पेश कर रहे हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आप आ रहे हैं आठवें घर की अपने बिजनेस के अंदर भी, तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आठवां घर चेंज, मैंने बताया ना कि चेंज है, इसलिए आपको चेंज लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे, उसमें तकलीफ़ें फिर बढ़ेंगी। इसीलिए आपको ये अपने उसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सभी के सभी आठवें घर से संबंधित हैं, क्योंकि उसमें रिसर्च वर्क है। तो सभी साइंटिस्ट जो हैं वो आठवां घर हो गया। उसके बाद में जितने भी ज्योतिषी हैं, है ना, तो वो भी आठवें घर से पूरा काम होता है उनका। उसके बाद में आपका जो पेट्रोल पंप है वो भी आपका आठवें घर के अंदर आता है, क्योंकि वो सारा मामला है गड्ढे, मतलब गड्ढा करते हैं, वो सब निकलता है ज़मीन के नीचे से सारा चीज़ें। ठीक है, तो वो भी आपका आठवां घर हो गया। जितने भी ये तंत्र मंत्र यंत्र, ये जो अघोरी या जो तांत्रिक होते हैं, ये सभी आठवें घर वाले ही हैं। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, ये पूरा आठवां घर है ये। ठीक है ना। टैरो कार्ड, ये सब आठवां घर है। मतलब कुल मिला के जितनी भी ऑकल्ट विद्याएं हैं, जितना भी रहस्यमयी विज्ञान है, रहस्यमयी ज्ञान है, विद्या है रहस्यमयी, वो सभी की सभी ऑकल्ट जो विद्याएं हैं वो सभी आठवें घर के अंदर आती हैं। जितने भी नेगेटिव कार्य इस संसार में होते हैं, जैसे हत्याएं, स्मगलिंग या किडनैपिंग, ठीक है, और करप्शन, ये सब आठवां घर है। जो ड्रग्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग, और हाँ, आठवां घर भी
एडिक्शन है, मतलब कि पांचवें घर को तो एडिक्शन बोलते हैं, लेकिन जब पांचवा घर आठवें घर के साथ मिल करके संबंध बनाता है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन देता है। और किस प्रकार का एडिक्शन देता है वो तो ग्रह के नेचर के ऊपर और जो नक्षत्र होते हैं उसके ऊपर डिटेल में जाना पड़ेगा, तब पता चलता है कि कौन सा एडिक्शन। लेकिन एडिक्शन जो देता है वो आठवां घर देता है। फिर आपका जो लॉटरी से अचानक से जो धन की प्राप्ति होती है, स्पेकुलेशन वाले जितने भी गेम्स होते हैं जिसमें कि धन की प्राप्ति होती है ना, जो स्पेकुलेटिव जैसे क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है उसमें उसको पांचवें घर को लेना पड़ता है, लिया जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में भी पांचवें घर का तो चलो ठीक है, लेकिन पांचवा घर हो रहा है तो पांचवें घर की वजह से आप शेयर मार्केट में खेल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा धन की प्राप्ति करने के लिए, अपार धन की प्राप्ति करने के लिए आपको आठवें घर की आवश्यकता है ही, और 2 6 11 भी चाहिए है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आठवां घर क्या है, हर प्रकार का स्पेकुलेशन जो है वो आठवां घर है, एडिक्शन भी आठवां घर है। और लॉटरी से या जो कैसीनो वगैरह में जहाँ वो जीतते हैं, है ना, तो वो भी आठवां घर है। आपका गैम्बलिंग, जुआ वगैरह है, वो सब आठवें घर से ही है। तो यदि आठवां घर अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रही होंगी। वो हत्याएं वगैरह वो सब छोड़ करके मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, उसको आप नहीं लेना। वो तो एक नेगेटिव, बहुत ज़्यादा ही गंदा नेगेटिव फॉर्म है उसका, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं सकारात्मक एकदम जो होता है पॉजिटिव फॉर्म, उसके ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बहुत से लोगों की क्वेरी रहती है कि गड़ा हुआ धन की प्राप्ति हमारे कुंडली में योग ऐसा है क्या, तो आठवां घर ही बताएगा आपको कि गड़ा हुआ धन की प्राप्ति आपको होगी या नहीं होगी। आठवां घर मजबूत होगा, उसका संबंध बन रहा होगा 2 6 11 इस प्रकार के घरों से, तो फिर वहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं कि भाई गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गड़ा हुआ धन है उसकी भी जो स्टडी आप करेंगे तो वो आप आठवें घर से ही करेंगे, ठीक है। तो और हाँ, एक बात और है कि उसमें भी जो गड़ा हुआ धन है उसमें भी जब ये इस प्रकार के जो आइटम आ जाते हैं ना, गड़ा हुआ धन है या लॉटरी है ना, तो इसमें क्या होता है, फिर राहु की अहमियत बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर वो ग्रह को भी देखना पड़ता है, फिर नक्षत्रों को भी देखना पड़ता है, फिर है ना। तो उसमें राहु की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए और राहु बहुत स्ट्रांग और अच्छा चाहिए, बिल्कुल, तब फिर इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग बात करते हैं ना डाउरी, दहेज की, तो उसके लिए भी आठवां घर है, क्योंकि सातवां घर जो होता है वो आपके पार्टनर का, आपके वाइफ का है। और वो पार्टनर का दूसरा घर, मतलब सेवेंथ हाउस का दूसरा घर आठवां घर हुआ, तो सेवेंथ हाउस का जो दूसरा घर है, तो वाइफ के लिए जो वाइफ का पैसा होगा, जो वाइफ का कुटुंब होगा, वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो आठवां घर है आपके लिए। तो इसीलिए यदि आपका आठवां घर अच्छा होगा, आपका आठवां घर जो है उसका जो मालिक है, आठवें घर का जो आपका मालिक है वो दूसरे घर से संबंध बनाएगा, तो आपको फिर दहेज मिलेगा, डाउरी आपको मिलेगी, उसमें आपको पैसा, धन का मतलब कि आप एक्वायर करेंगे, धन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वो दहेज आपको मिलेगा। तो ये भी आठवें घर से देखते हैं, दहेज और डाउरी। जितने भी डॉक्टर्स जो सर्जन्स हैं, सर्जरी करते हैं, वो उनका आठवां घर एक्टिव रहता है। आठवें घर से ही सर्जरी और सर्जन देखा जाता है, ठीक है। और जो पोस्टमार्टम करते हैं, तो पोस्टमार्टम करना जो है वो वाला कार्य भी आठवां घर है। शमशान है, कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो व्यक्ति कार्य करता है, वो जो लकड़ी का और सारा कुछ जो रिचुअल्स बताता है, सारी चीज़ें करता है वो, तो वो भी आठवें घर से संबंधित है। जो चोरियाँ, डकैती, जो चोर होता है वो भी, डकैत भी, ये सब आठवें घर से संबंधित है। जो भी व्यक्ति अचानक से बिना बताए घर छोड़ कर के चला जाता है, गायब हो जाता है, तो ये भी आठवां घर है। जो लोग आतंकवादी होते हैं या इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं,
तो उनकी कुंडली में आपको 8वां घर बहुत स्ट्रांग मिलेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है और इसीलिए वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं। और साथ ही आपको उनकी कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति जैसे ग्रह वक्री मिलेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि उल्टी चल रही है ना, वक्री मतलब उल्टी चल रही है। और साथ में मंगल शनि का भी और राहु, ये 3 ग्रह जो हैं वो आपको उसके अंदर मिलेंगे ही, किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित मिलेंगे ही मिलेंगे। और केतु भी कई दफ़ा देखा है, तो वो भी आपको मिलेगा सम्मिलित इसके अंदर। तो उनका जो 8वां घर है वो नेगेटिवली ट्रिगर हुआ रहता है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें वो हरकतें करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ मैं। मेरे पास में एक क्लाइंट आए, उनकी कुंडली कन्या लगन की जन्म कुंडली थी। उनका जो बुध ग्रह था वो 8वें घर में बैठा हुआ था, ठीक है। तो मेष राशि के अंदर बैठा था 8वें घर में, मंगल की राशि, वो भी उनके जो दुश्मन ग्रह के मतलब राशि में बैठा था वो बुध, उसकी दशा आ गई। इनकी जो कंप्लेन थी या जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इनको ना सुसाइडल मतलब कि थॉट्स आते थे, डिप्रेशन में भी थे, और क्या बोलते हैं, इनको आंतों की प्रॉब्लम भी थी और पेट की समस्या, ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम थी इनको। और साथ ही इनको साइटिका भी था, मतलब बीमारी साइटिका वो भी थी इनको। तो मैंने इनको क्या कहा कि एक बहुत ही अजीब सा उपाय दिया मैंने, लेकिन ये काम किया है। उसमें क्या हुआ, मैंने इनको कहा भाई आप जो क्राइम पेट्रोल वगैरह जो होता है ना, तो वो वाला जो सीरियल है वो उसके एपिसोड्स वगैरह देखा करो, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, ये देखा करो। या फिर और कोई, अगर आपको आजकल तो पता नहीं वेब सीरीज़ क्या क्या आ गई हैं, तो उसमें जो सस्पेंस वाले थ्रिलर, उसमें किलिंग्स वगैरह ये सब जो दिखाई जाती हैं वो आप देखा करो। और उनको मतलब कि सिर्फ मज़े के लिए देखो, और उसमें मतलब कि आपने वो रोज़ देखना है, रोज़। मतलब आप एक नियम बांध लो, आधा 1 घंटे का जो है सीरियल आपने देखना ही देखना है रोज़। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 से 2 महीना हुआ, तो उसमें बीच बीच में उन्होंने गैप भी कर दिया था। ऐसा नहीं कि रेगुलर रोज़ ही देख रहे हैं, कितना देखेंगे, लेकिन फिर भी उनका गैप हो गया। कभी 2 दिन लगातार देखा, फिर 1 दिन नहीं देखा, ऐसे करके उन्होंने किया था। तो 1.5 से 2 महीने के अंदर उनका ये हुआ कि उनका जो स्ट्रेस, और अच्छा उनको एक दिक्कत और थी कि उनको ना शक करने की बहुत एक अजीब सी थी चीज़, शक करते थे बहुत ज़्यादा। मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे ना उनको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मतलब कि वो चाहे वो अपनी पत्नी के लिए है, चाहे बच्चों के लिए है, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे और सुसाइड करने का बार बार मन में आता था, ये सब चीज़ें थी। तो अब असल में क्या है, वहाँ 8वां घर नेगेटिवली चल रहा था और महादशा में एक्टिव था, बुध की महादशा चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि भाई जैसे ही मैंने उनको ये चीज़ बताई करने के लिए, तो मैंने उसको क्या किया, एनर्जी उनकी शिफ्ट करवा दी, तो वो पॉजिटिवली काम करनी शुरू हो गई, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्या किया, 8वां घर क्या है, सस्पेंस का है, सीक्रेसी है, उसमें थ्रिलिंग्स, और वो एकदम मतलब ये जो होता है ना ये क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये क्या है, ये उसमें पूरा सस्पेंस रहता है, पता नहीं चलता है कि किसने मर्डर किया है, क्या है, वो पूरा 8वां घर है। तो इसलिए वो चीज़ करने के लिए बोली मैंने, और उसका जो है उसको फ़ायदा हुआ, उसमें काफ़ी उसको मतलब कि पूरे तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वो समय लगेगा उसमें, लेकिन उसमें रिज़ल्ट ये आया कि उनको एक डॉक्टर अच्छा मिल गया। इसके पहले उनको नहीं मिला था, अभी उनको ऐसा एक डॉक्टर मिल गया जिसकी दवाइयाँ उनको सूट करने लग गई। उनका पेट वगैरह काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया, पहले के मुकाबले उनकी दवाइयाँ भी कम हो गई, और दवाइयाँ लगी उनको, उसका बेनिफिट हुआ दवाइयों का, पहले नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ हुई। दूसरा ये हुआ कि उनको जो नेगेटिव थॉट्स आते थे, जो सुसाइडल जो एकदम थॉट्स आते थे, वो आने बंद हो गए। तो इतना ही बहुत हो जाता है व्यक्ति के लिए, यदि उसके जीवन में इतना भी चेंज अगर आ जाता है ज्योतिष से, तो बहुत मतलब कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये विद्या हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है फिर, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हुई, और ये जो इसका क्या बोलते हैं, इसका ना एकदम से दिमाग ना घूम जाता था, मतलब कि एकदम भारीपन उसका सिर में होता था, वो सब चीज़ें उसकी वो हो गई। अच्छा उसको ना नींद भी नहीं आती थी,
मतलब कि नींद भी कहो 3 घंटे, 2 ढाई घंटे, 3 घंटे आ जा रही तो वो बहुत बड़ी बात थी पहले, लेकिन अभी जब से ये सब करने लग गए तो उनकी जो 5-5, 6-6 घंटे की नींद होने लग गई, तो वो 1 से 1.5 महीने में इतना ज़्यादा इतना सारा जो बेनिफिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि लगातार अगर वो 6 महीने कर लेते हैं इस चीज़ को, तो फिर तो वो मतलब कि ये पूरी सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं 8वें घर की, वो सारी वैनिश ही हो जाती हैं और हो जाएंगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपने चीज़ों को जज करना है, और किसी भी घर से, किसी भी योग से, किसी भी चीज़ से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का इलाज और उपाय हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है ना कि भाई जैसे अब लोग क्या है, काल सर्प दोष और मतलब कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, पितृ दोष, उससे क्या है डरा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हस्ती हुए हैं उनके भी कुंडलियों में आपको काल सर्प दोष और ये दुनिया भर के दोष आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी राइज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ज्योतिष को बदनाम ना किया जाए, बल्कि ज्योतिष को समझा जाए कि वो जो साइंस है, वो जो विज्ञान है ज्योतिष, वो कहना क्या चाह रहा है, वो रियल लाइफ में काम कैसे कर रहा है। अगर आप उसको समझ लेंगे, उसकी आप इज्जत करेंगे, तो वो भी आपको बहुत कुछ इन रिटर्न बहुत कुछ दे देगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि 8वां घर ज्योतिष है, तो वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा ना, क्योंकि भाई 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए मैं कई बार ऐसे भी उपाय दे देता हूँ लोगों को कि मान लो उनकी हेल्थ ख़राब चल रही है, 8वां अगर एक्टिव दिख रहा है और हेल्थ ख़राब चल रही है, तो मैं उनको ये बोल देता हूँ कि आप अचानक से एकदम ना अपना जो लुक है ना, वो एकदम चेंज कर लीजिए। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने छोटे बाल रखे हुए हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप बड़े बड़े बाल रख लो, दाढ़ी बढ़ा लो। एकदम से आप अगर किसी को 3 या 4 महीने बाद देखो, तो व्यक्ति बोले यार तुम तो एकदम अचानक से एक नए पर्सन दिख रहे हो, तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ गए ना आप अपने जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर, तो आपके बॉडी में चेंज आएगा ही आएगा, आप देखेंगे। और ये चीज़ें मैंने करवाई हैं, ये काम करती हैं, रियल लाइफ में काम करती हैं, इसलिए इनको आप अपनाइएगा और रिज़ल्ट और जो लाभ है वो ज़रूर उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली आगे की जो वीडियोस रहेंगी उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि 8वें घर का मालिक किस किस घर में बैठता है, तो क्या क्या उसके जो रिज़ल्ट हैं आते हैं, और उसके अंदर क्या क्या आपको मतलब कि बारीकियां हैं और उसमें क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी चीज़ें और एक आगे की वीडियो में मैं डिटेल में और ज़्यादा बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।